हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, कल का जो दिन निकला था 13 दिसंबर 2024, ये एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन शाम को 6 बजे व्यापम द्वारा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के कंबाइंड रिजल्ट एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा और इस रिजल्ट में जो खामियां हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी। उसी पे बात करेंगे कि आखिर रिजल्ट ऐसा क्यों है, क्या रिजल्ट वापस से डलेगा, है ना, इस पे बात करेंगे। और ये देखेंगे कि रिजल्ट जो डला है, नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है, वो उसकी प्रक्रिया कितनी सही है, क्योंकि एक टॉपर के नंबर 100 से ज़्यादा हो गए, पूर्णांक 100 का है, और उसके जो मार्क्स हैं वो 101.66 यानी 101.66 हो गए हैं। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के रिजल्ट विद हेल्ड करके आ रहा है, मतलब उनका रिजल्ट रोक लिया गया है, तो उन्हें जानकारी भी नहीं है कि किस कारण से रिजल्ट रोका गया है। और ऐसे ही कुछ सवाल आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने यहाँ भी लिख रखे हैं कि टॉपर के नंबर 100 से ज़्यादा, नॉर्मलाइजेशन, बहुत लोगों की नॉर्मलाइजेशन में 10-10, 12-12 नंबर का अंतर दिखा है, मैंने रिजल्ट देखे हैं। विद हेल्ड क्यों दिखा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा और 13% रिजल्ट कब आएगा, ये मतलब एक मोटी मोटी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो अगला वीडियो आएगा वो मैं बताऊंगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, यानी ज्वाइनिंग लेटर कब से आना स्टार्ट होंगे, पोस्टिंग कैसे मिलती है, खासकर जेल प्रहरी वालों को, कि आपकी पोस्टिंग कहाँ, कौन से ज़िले में मिलेगी, कैसे क्या, पूरी चीज़ें डिटेल में अगले जो वीडियोस आएंगे उन पे बताऊंगा। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, टॉपर के नंबर, जो पहला टॉपर है, अब मुझे नहीं पता कि कितना सही है, कितना फेयर, मतलब कितना फेयर तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बट उसके जो नंबर हैं 101.66 हुए हैं। और ये जो भाई साहब हैं ये सतना के हैं, जहाँ का मैं हूँ, ठीक है। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने बोला, मतलब मजाक में, कि भाई तुम्हारे सतना में भी ऐसा चल रहा है क्या सिस्टम, कुछ लफड़ा, ठीक है। पर इसके आधार पे ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि 101 नंबर हैं तो ये फर्जी वाला होगा, ऐसा नहीं है। देखो, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें टियर 1 के एग्ज़ाम में लोगों के नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर पूर्णांक से ज़्यादा हो गए थे, यानी मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा हो चुके थे, ठीक है। और ये जो टॉप 10 वाली लिस्ट आप देखेंगे, जो पहले पेपर वाली है, यानी जो फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का कंबाइंड एग्जाम हुआ था, सहायक जेल अधीक्षक वाला पार्ट बी कहलाता है, ठीक है। तो उस पर देखेंगे आप, नीचे नोट लिखा हुआ है कि ये जो प्रक्रिया, मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी के नंबर पूर्णांक से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा, और 0 से कम भी हो सकते हैं, यानी किसी के नंबर माइनस में भी जा सकते हैं, -1, -2, यानी ये 0 से भी कम है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का है। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना फेयर हुआ है, बट प्रक्रिया यही कहती है, ठीक है। तो ये पहले सवाल का जवाब था आपके, है ना। और दूसरा नॉर्मलाइजेशन का, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी उम्मीद की थी, लगभग मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा है एसबी। एवरेज लोगों के जो मार्क्स हैं 10 प्लस माइनस हुए हैं, यानी किसी के 10-10 नंबर बढ़े हैं, किसी के 10 नंबर घटे हैं। 2-3 लोगों ने कमेंट भी किया था कि एक के किसी के 66 थे, वो घट के 56 हो गए, किसी के 67 थे, वो बढ़ के 75 हो गए। मैंने 2 लोगों का रिजल्ट देखा है, तो उसमें 59 से 64 हुआ है, ठीक। तो ये तो खैर 5 नंबर का डिफरेंस है इसमें, ये तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे 9-9, 10-10 नंबर का अंतर आ रहा है। मैंने नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो बनाया था, मैंने बोला भी था कि बहुत सारे कैंडिडेट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि अपने आप को रेस से बाहर समझेंगे, लेकिन फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ होता है, मतलब, है ना। मैंने एक कैंडिडेट का रिजल्ट देखा था, उसके 69 थे, ठीक है, 69 या शायद 67 ऐसे कुछ थे, और भाई के 75 हो गए और वो सिलेक्शन हो गया उसका, उसने रिजल्ट भी भेजा था अपना, ठीक है। अब इस नंबर के आधार पे ये बंदा था ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। अब इस नंबर के आधार पे कोई भी कहेगा कि भाई ईडब्ल्यूएस में 69 से सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके नंबर 6 बढ़ गए और 75 में पहुंच गया और फाइनल सिलेक्शन हो गया। जैसा कि मैंने बताया भी है कि नॉर्मलाइजेशन इस समय अहम भूमिका अदा करता है आपके सिलेक्शन में और बाहर होने में, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा और फेयर किया जा सकता है नॉर्मलाइजेशन को,
और पेपर अगर 1 महीने चल रहा है तो हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, हम यानी मैं ESB से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकती है कि पेपर के जो डेली शिफ्ट वाइज या मतलब डेट वाइज जो पेपर हैं उनके लेवल में इतना ज़्यादा अंतर ना हो कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर आपको 100 से ऊपर करने पड़े, किसी के माइनस में रखने पड़े, या 10-10, 12-12 नंबर में अंतर आए। इससे क्या है, आपकी जो विश्वसनीयता है चूँकि पहले ही लोगों की नज़र में कम है और कम होगी इस रिजल्ट के बाद, तो खासकर क्योंकि व्यापम के इतिहास में किसी के नंबर ये हुए हैं आउट ऑफ ये, आप खुद देख लीजिए, ये कितना भी फेयर होगा लेकिन कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ घपला हुआ है ना, क्योंकि हमें आदत नहीं है इसकी। मतलब ऐसा नहीं कि हम ये दिमाग में लेके चलें कि अगर मेरे किसी एग्जाम में 85 आए हैं तो मैं ये मान के चलूँ कि ये 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है ये 95 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, लेकिन 100 के ऊपर या माइनस में जाना ऐसा नहीं होता। तो हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि इतना भयानक नॉर्मलाइजेशन ना हो कि पूर्णांक से ज़्यादा नंबर चले जाएं। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है, वैसे अब क्या ही अब आगे बोलूँ, पर ऐसा डेवलप किया जा सकता है सिस्टम। ठीक है, तो ये हुआ आपका नॉर्मलाइजेशन का, जैसा कि मैंने बताया। विद हेल्ड वाला ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको बता दूं कि ये मुझे भी और किसी को भी नहीं पता कि ये रिजल्ट विद हेल्ड लिख के क्यों आ रहा है। अब हो सकता है क्योंकि ये कंसेप्ट सबको पता था 87% और 13% का। ठीक है, 13% वाला उन्होंने रिजल्ट दिया ही नहीं है, 87% का दिया है। अब इसमें 2 तरह के कैंडिडेट है, एक है जिनका रिजल्ट दिखा रहा है, दूसरा जिनके रिजल्ट में विद हेल्ड लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये विद हेल्ड का मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट रोका गया है। अब क्यों रोका गया है, इसका क्या कारण है, इसको व्यापम ने जाहिर नहीं किया है। आपको उसी रिजल्ट के नीचे नोट में आपको लिख देना चाहिए था कि आपका इस वजह से रिजल्ट रोका जा रहा है, ताकि अभ्यर्थी को पता तो रहे कि मेरा रिजल्ट क्यों रोका गया। अब कल रात में 11 बजे मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, भाई का फ़ोन आया, तो बोला सर ऐसा ऐसा है मेरा रिजल्ट, मतलब वो भाई उटपटांग बातें कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, ये बिल्कुल एकदम, क्योंकि एक तो रात में 11 बजे 12 बजे हार्मोन्स वैसे ही अलग छलांग मारते हैं। ये भाई ऐसी बात कर रहा था, मैंने उसको समझाया कि अभी एक ऑप्शन नहीं है, जीवन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब आप सोचो कोई ऐसा बंदा जिसने उम्मीदें लेके पूरा एकदम तैयार बैठा हो, उसका रिजल्ट आपने विद हेल्ड डाल दिया और आपने बताया ही नहीं कि क्यों विद हेल्ड क्यों रखा गया है, उस पर कैसे बीतेगी। तो आपको ये कारण तो जाहिर करना चाहिए था ना। कितनी बड़ी कमी है ये कि हमने बताया ही नहीं कि रिजल्ट क्यों रोका गया है, उस बंदे को पता ही नहीं कि उसका रिजल्ट रुक गया है। ठीक है, तो जिनका भी रिजल्ट विद हेल्ड है, आपका ये किसी न किसी कारण से रिजल्ट रोका गया है, आप ESB ऑफिस से संपर्क करिए और पता करिए कि आपका रिजल्ट क्यों रोका गया, उनको जानकारी देनी पड़ेगी। अगर नहीं बताते हैं, सीधे सीधे नहीं बताते, तो RTI वगैरह लगाइए, जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर का है तो ज्वाइनिंग लेटर आप जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग तक मान के चल सकते हैं। मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे क्या ज्वाइनिंग लेटर में क्या DV होता है, कैसे क्या आपको मेडिकल वगैरह बनवाना है, ये सारे बताऊंगा। और रही बात ये 13% रिजल्ट कब, तो इसका ये अनंत काल के लिए टाल दिया गया है। हमें नहीं पता कब ये OBC वाला केस सॉर्ट आउट होगा और कब रिजल्ट आएगा, है ना। चूँकि ये मामला अभ्यर्थियों का है, बच्चों का, स्टूडेंट का है, इसलिए ये मामला इतना टलता जा रहा है। अन्यथा पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेके बात फंसी थी 2020 में, आपको याद होगा। ठीक है, 2020-21 के समय पंचायत चुनाव को लेके बात फंसी थी और फिर चुनाव हो गए, मतलब ये आरक्षण को लेके मामला गया था कोर्ट में और बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होके चुनाव हो गए। और अपने यहाँ 2019 से मामला चल रहा है, 2024 खत्म होने वाला है, अभी तक निर्णय ही नहीं आया है कि ये 13% बेचारे कहाँ जाएंगे। इनको होल्ड कर दिया आपने, अब इनका कुछ है ना, क्योंकि देखो 2 तरह, मतलब चीज़ें 2 तरह से चलती हैं, आप समझना थोड़ा सा। पहले दबाव कैसा बन रहा था, पहले चूँकि एक भी रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे, 1% का रिजल्ट नहीं आ रहा था, पूरी 100 की 100 सीटें पे रुका हुआ था रिजल्ट। ठीक है, कारण वही था 13%। ठीक, शासन, अब शासन पे दबाव इस पूरे 100 का आ रहा था। ठीक है, अब शासन ने सोचा कि ये पूरे इस दबाव को कम करने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने GAD से एक गाइडलाइन निकाल दी कि भाई मामला 13% का है, बाकी जो 87 बचा इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इन 87 को ज्वाइनिंग दे दो। अब ये अभी तक पूरा 100 दबाव बना रहा था, इसमें से 87 को उन्होंने खींच लिया अपनी तरफ,
ये माइनस करके 13 हटा के अब बचे ये 13 लोग, है ना, अगर इन लोगों में काउंट करें तो अब कहाँ 100 लोगों का दबाव था, कहाँ 13 लोगों का दबाव, ये इजीली मैनेज हो जाएगा। इसीलिए आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना। तो आप, अब मैं क्या कहूँ, मैं चूंकि खुद सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं ज़्यादा है ना ऐसे नेगेटिव बातें नहीं कर सकता, पर फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि गेम ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये 13% रिजल्ट, जब तक आपका ओबीसी रिजर्वेशन का केस सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी इन 13% में है भाई लोग, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करो और कोशिश करो कि इस पे मत आओ, क्योंकि यहाँ आओगे 13% में आओगे, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तैयारी करो, 87 में रहो और सिलेक्शन लो, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद फिर लोग नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं, उनको फिर ये इधर कंपटीशन और ये इधर क्या हो रहा है किसी से कुछ मतलब नहीं होता। मैं खुद खड़े होकर यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा अगर 13% पे रिजल्ट आया होता तो मैं अलग ज्ञानबाजी करता, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं नौकरी कर रहा हूँ तो अलग तरीके की ज्ञानबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कुल मिला के इनका कोई सुनने वाला इस समय नहीं है, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और रिजल्ट में बहुत सारी खामियां हैं, अब क्या बताएं। एक तो यही टॉपर के 100% 100 से ज़्यादा नंबर, इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ विद हेल्ड, इन सब में क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है। व्यापम को वैसे भी अब तो चूंकि नाम बदल दिया गया है, नाम बदलने से तो हालांकि कार्यप्रणाली बदलती नहीं है, पर चूंकि पहले ही इतना भरोसा कम है, अब इन्होंने ऐसा रिजल्ट जारी किया है, इसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि बच्चों को भरोसा हो जाए। कहाँ से हो जाएगा भरोसा? तो ठीक है, जिनका भी विद हेल्ड रिजल्ट दिखा रहा है वो ईएसबी ऑफिस से संपर्क करें, आरटीआई लगाएं, जानकारी लें कि हमारा रिजल्ट क्यों रोका गया है, ठीक है। तो ठीक है, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो फाइनली 87% में हो गए, ठीक है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आखिर में थोड़ा सा मैं अपना रिजल्ट बताना चाहूँगा। मैं चूँकि जेल का तो जेल प्रहरी की नौकरी छोड़ा, फॉरेस्ट गार्ड मुझे ज्वाइन नहीं करना था, इसलिए मैंने इन दोनों को तो फॉर्म ही नहीं भरा था। मैंने केवल ये सहायक जेल अधीक्षक का फॉर्म भरा था, और मेरा बहुत विचार नहीं था उस समय जेल विभाग में वापस लौटने का, इसलिए मैंने कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की थी। मेरे मार्क्स थे जो मैं रिजल्ट साइड में स्क्रीन में आपको शो कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरा आप रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके भरोसे के लिए कि आपको ये ना लगे कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। मेरे 81 थे ऑन स्क्रीन, ये प्रोपोर्शनेट हुए 81.44, नॉर्मलाइजेशन के बाद बचे 79.14, और जो फाइनल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का गया है ये गया है, ठीक है। तो मुझे कल तक अपने इस रिजल्ट के बारे में कभी दुख नहीं लगा। कल जब मैंने कट ऑफ देखा और अपने मार्क्स देखे तो थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने माइनर डिफरेंस से भी रुका हूँ, तैयारी चल रही है। ऐसे ही जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप भी माइनर डिफरेंस से रुके होगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। बस कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, कंटिन्यू अगर अपन लगे रहेंगे तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, क्वालिफाई कर गए हैं, आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, बहुत जल्द आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। अगला वीडियो बहुत जल्द मैं बनाऊंगा ज्वाइनिंग लेटर पे, बताऊंगा डिटेल में कैसा क्या फॉर्म भरना पड़ता है। जेल प्रहरी वालों के लिए 2 फॉर्म रहते हैं, एक अनुप्रमाणन फॉर्म होता है, एक बॉन्ड साइन होता है 1 लाख रुपए का। इस पर विस्तृत बात करेंगे अपन, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।